अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में तो बांग्लादेश की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और फिर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात हैं उसको भी साथ रिलेट करेंगे। बांग्लादेश में ये सिचुएशन जो डेवलप हुई पिछले चंद रोज़ के अंदर, इसकी बुनियाद हसीना वाजिद ने कई साल पहले रखनी शुरू कर दी थी। जैसे ही उनको इक़्तिदार मिला तो उन्होंने अपोजिशन की जितनी जमातें हैं उनको क्रश करने की पॉलिसी अपनाई। खालिदा ज़िया हो या जमात इस्लामी के सरकर्दा बाद ज़ईफ़ुल उमर लोग जिनको जेलों में और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, वो सारा इसी पॉलिसी का हिस्सा था। कईयों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया और छोड़ा नहीं उन्होंने अपना एक भी सियासी मुखालिफ जो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके। और ये सिलसिला चलता रहा भारत की मांग पर। भारत इस प्रोसेस को बैक कर रहा था और उनकी फ़ौज भी इस प्रोसेस को इनिशियली सपोर्ट करती रही। लेकिन एक हद होती है, जब आप जुल्म हद से बढ़ जाए तो अवाम सड़कों पर आती है और अवाम का रद्दअमल नागुज़ीर था। सूनर और लेटर आना ही था, ये हो नहीं था सकता कि ना आए। सिर्फ इट वाज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम कि उसका आगाज़ कब होता है। ट्रिगर उसके लिए ख़ुद हसीना वाजिद ने प्रोवाइड किया। जॉब कोटाज़ के ऊपर जो उन्होंने पॉलिसी रखी कि 71 के साने में जो अवामी लीग के साथ थे वो तो सारे जॉब कोटाज़ के हकदार और बाकी बांग्लादेशियों को उन्होंने दूसरे दर्जे का शहरी करार दे दिया। तो उसके रद्दअमल में स्टूडेंट्स जो थे उस सड़कों के ऊपर आए और स्टूडेंट्स को क्रश करने की पॉलिसी, अगर उसकी ओवरऑल माइंडसेट आपको देखना हो कि बांग्लादेशी साहब का वज़ीर आज़म का माइंडसेट क्या था, तो माइंडसेट ये था, उन्होंने कहा ये सारे दहशतगर्द हैं। अल्फाज का चुनाव तो किए, ये सारे दहशतगर्द हैं, इनको कुचल दिया जाए। तरीका क्या अपनाया उन्होंने? यूज़ ऑफ फोर्स किया। जो सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस थी उनको हुक्म दिया कि इनको क्रश किया जाए। 300 से ज़ायद उसके अंदर हलाकतें हुई। इंटरनेट बंद कर दिया, सारी सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी। उसका नतीजा ये था कि लोगों में रद्दअमल कम होने के बजाय उसमें शिद्दत आई। पहले से ज़्यादा तादाद में लोग सड़कों के ऊपर मौजूद थे और आखिर में एक ऐसी स्टेज आई कि आज वो बांग्लादेशी आर्मी चीफ, बांग्लादेशी फ़ौज कहना चाहिए, एक इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं होता। जब ऐसी स्टेज आ जाए कि आपको एक सिविलियन हुकूमत को चलता करना हो तो पूरी फ़ौज उसके अंदर शामिल हो जाती है। उन्होंने ये फ़ैसला लिया और 45 मिनट्स हसीना वाजिद को दिए गए। तकरीर करने की इजाज़त मांगी, उससे भी इनकार किया गया और उनको स्पीच रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं मिली। बांग्लादेशी आर्मी ने उनको एक सहूलत दिया कि उनको सेफ़ पैसेज दिया। एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर के ऊपर उन्होंने बांग्लादेश छोड़ने में आफियत समझी और जाए पनाह कहाँ ढूंढी, वो भी एक एम्बैरसिंग रिपोर्ट है। जो अभी तक की इतलात ये हैं कि उन्होंने पहले अगरतला जाने का फ़ैसला किया, फिर दिल्ली में लैंड किया और अभी एक इंडियन टीवी चैनल है रिपब्लिक टीवी जो ये रिपोर्ट कर रहा है कि उनकी एयरपोर्ट के ऊपर ही, एयरबेस के ऊपर ही अजीत डोवल के साथ मुलाकात जारी है और हो सकता है कि उनकी अगली मंजिल जो है वो या बरतानिया हो या अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो, क्योंकि शायद भारत उसको सियासी पनाह के ऊपर वहाँ जाए पनाह प्रोवाइड करने से गुरेज़ करे। गुरेज़ क्यों करे, उसकी भी पीछे एक लंबी हिस्ट्री है कि बाज़ जो इंडियन स्टेट्स बांग्लादेश से बॉर्डर करती हैं वहाँ अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं और हसीना वाजिद कई सालों के साथ भारत को सपोर्ट करती थी उन तहरीकों को क्रश करने के लिए। लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो थी वो भारतीय सरजमीन से, बांग्लादेशी सरजमीन से उन भारतीय रियासतों को जाती थी ताकि इंडियन आर्मी उन तहरीकों को काबू कर सके। ये वो सूरत हाल है जिसको इंडिया नहीं चाहेगा कि जो भी हुकूमत वहाँ बरसरे इक़्तिदार आती है हसीना वाजिद के बाद, उनसे इतने तनाव वाली कैफियत या इतने बुरे ताल्लुकात पैदा कर ले कि ये उनका रास्ता बंद हो जाए। नई हुकूमत क्या करेगी? क्या वो पाकिस्तान के साथ वैसा ही मुखासमाना रवैया अपनाएगी जैसे हसीना वाजिद का था? मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि हसीना वाजिद एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट की या एक बदले वाली जो सोच होती है ना, उसके अंदर वो आग जल रही होती है, वो वाली कैफियत उसके ऊपर हावी रही। 2009 से वो इक़्तिदार में थी लेकिन उसके अंदर तब्दीली हमने नहीं देखी। एक चीज़ वहाँ हुई कि बांग्लादेश के अंदर उन्होंने हसीना वाजिद के दौर के अंदर ही अपनी बरामदात को खातिर खा तौर पर बढ़ा लिया, तकरीबन डबल कर लिया। पाकिस्तान की अगर 30 अरब डॉलर हैं तो वो 50-55 अरब डॉलर पे बैठे हुए हैं। ये वो तरक्की है जो बांग्लादेश को सपोर्ट करती है। लेकिन एक डिक्टेटोरियल रजीम जिसने पूरी अपोजिशन को क्रश कर दिया, वहाँ पर एक खाना जंगी वाली कैफियत पैदा कर दी, पोलराइजेशन पूरी सोसाइटी में पैदा होगी। क्या हमारे लिए इसके अंदर कुछ सीखने के लिए सबक या कोई लेसन मौजूद हैं? यकीनन है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी एक फ़िज़ा मौजूद है जो एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आप एक पॉपुलर मूवमेंट्स को क्रश करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं जाके वे आउट निकलता है। वो लावा पक रहा होता है, जब फटता है तो फिर वो काबू से बाहर हो जाता है। बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि ये जो अरब स्प्रिंग अरब वर्ल्ड में आई है, जिसके अंदर यमन की मिसाल देख लें, लीबिया की मिसाल देख लें, मुअम्मर कज़ाफ़ी लगता था कि उससे पावरफुल आदमी नहीं है, लेकिन जब गिराने पे आए वो लोग तो उन्होंने मिनटों में उसको, चंद दिनों के अंदर, उसके बाद में कज़ाफ़ी का ये नहीं पता कि उसका अंजाम क्या हुआ। ये वो सूरत हाल है जो इस रीजन में भी आएगी। बहुत से लोग देखते थे कि आएगी, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि कैसे आएगी। बांग्लादेश को अगर आप अरब स्प्रिंग का साउथ एशिया के अंदर पहला कहें कि आगाज़ है तो इसका अंजाम क्या होगा, इसके ऊपर हमें सारों को गौर व फिक्र करना चाहिए।
अवाम को डंडे के ज़ोर के ऊपर दबाना ज़्यादा अरसे तक मुमकिन नहीं होता, और फ़ौज और अवाम में तो कभी मिसट्रस्ट होना ही नहीं चाहिए। ये बांग्लादेशी फ़ौज ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया। उनके फॉर्मर आर्मी चीफ जो थे पिछले चंद रोज़ से वो अपील कर रहे थे अपनी फ़ौज से कि आप इसके अंदर अवाम के सामने ना आए, क्योंकि लाखों की तादाद में जब लोग सामने खड़े हैं तो क्या करेंगे, गोली चला के उनको मारेंगे। फ़ौज तो एक तरीके से काबू करती है ना, सरहदों के ऊपर लड़ती है या जाने देती है या दुश्मन को मारती है। तो अपने अवाम के ऊपर फ़ौज कशी आप नहीं कर सकते। बांग्लादेशी आर्मी ने वही फैसला किया, उन्होंने अवाम के ख़िलाफ़ खड़े होने को तरजीह नहीं दी। पाकिस्तान के अंदर भी एक स्टेज आएगी कि हमें एक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी जहाँ ये जो पोलराइजेशन की फ़िज़ा है, ये जो क्योस है, हम सारे मुखालफिन को दहशतगर्द कह के जेलों में नहीं डाल सकते। हमें इसका एक तस्फिया चाहिए होगा। नहीं करेंगे तो ये सिचुएशन जो बांग्लादेश में या ढाका में हमने देखी है, अगर यहाँ पैदा होगी तो फिर हमारे पास उसका रास्ता क्या होगा। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनसे इसके ऊपर सवाल है। दो और आज के दिन की डेवलपमेंट्स हैं। एक इमरान खान का इंटरव्यू है जो उन्होंने रॉयटर्स को दिया। उन्होंने जो अल्फाज का चुनाव किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि बहुत ही कोई बेवकूफ़ शख्स होगा जो फ़ौज से अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहेगा। वो अपनी एक विंडो फ़ौज के लिए दोबारा ओपन कर रहे हैं। दूसरी तरफ से उस खुले दरवाजे को कोई रास्ता देखते हुए कोई बातचीत करने पे तैयार है या नहीं, अभी ये कहना बहुत कबल वक्त है। लेकिन इमरान खान अपनी रिपीटेडली पिछले चंद रोज़ के अंदर अपनी पोजीशन या पॉलिटिकल स्टैंड के अंदर तब्दीली ला रहे हैं। फ़ौज की तरफ से आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी है। 5 अगस्त 2019 जब भारत ने एक ग़ाज़बाना जो आपका कब्ज़ा पहले ही है उसको स्पेशल जो स्टेटस था कश्मीर की खसूसी हैसियत थी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो शिकें ख़त्म कर दी, तो उसके हवाले से आज उन्होंने इजहार ख्याल भी किया। अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ़ करवा दूँ। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। बैरिस्टर वलीद इकबाल साहब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, आपसे आगाज़ करूँगा। बांग्लादेशी सूरत हाल जहाँ फ़ौज के पास अब एक वाज़े दुराहा था, उनको एक चॉइस लेनी थी कि वो क्या करते, हसीना वाजिद के या उसके बेटे के इसरार के ऊपर लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ते या हसीना वाजिद को चलता कर देते। उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, लोगों को एम्ब्रेस किया। उन्होंने कहा कि लोगों के हम साथ हैं, लोगों से फासला नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इस पूरे रीजन के हवाले से, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो बड़ा वाज़े है कि बांग्लादेश में जब अवाम ने महसूस किया कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसको पसंद नहीं कर रहे, तो अवाम खड़े हो गए उसके लिए। और अवाम का खड़ा होना हुकूमत के लिए नमा फिक्री होना चाहिए। हसीना वाजिद गुज़श्ता जितने भी उनका दौर रहा है उसमें इस्तेहसाल तो बड़ा एक छोटा सा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल करेंगे आप उसमें। उन्होंने बाकायदा लोगों को, बेगुनाहों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, बड़ा इस पर फ़ख्र किया उन्होंने। और जिसकी वजह से एक जो राइट विंग जो उनका नासिर थे वो पहले ही उनके बहुत ख़िलाफ़ थे और उन्होंने कई दफ़ा इसका मुजाहरा भी किया। तो अब जो सूरत हाल बनी है इसमें तो ये तो बड़ा वाज़े है कि फ़ौज पाकिस्तान के पास फ़ौज जो बांग्लादेश की फ़ौज है उनके पास तो रास्ता और कोई नहीं था। अवाम के सामने, जैसा आपने कहा अपने इब्तिदाइये में, बिल्कुल अवाम खड़ी नहीं हो सकती। अवाम के सामने फ़ौज कभी खड़ी होना चाहिए ही नहीं है। और जब भी कहीं अवाम का या फ़ौज का आमना सामना होगा तो बहुत नुकसान सबका होगा। ख़ास तौर पे उस मुल्क का, अगर ये बांग्लादेशी फ़ौज अवाम के सामने खड़ी हो जाती तो खून खराबा भी होना था और जो अभी चांस है कि वो अपने आप को रिकवर कर पाएंगे वो चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता। तो बदकिस्मती ये है कि हम इस बात को किस तरीके से देख रहे हैं। हमें देखना ये चाहिए कि फ़ौज पाकिस्तान के दरमियान जो अवाम के दरमियान जो फ़ैसला पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि कौन से ऐसे अनासर हैं, क्या उनकी हम सरकोबी करने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए, क्या एक ऐसा दाह-ए-अमल तैयार होना चाहिए जिससे ये मामलात यहाँ तक ना पहुँचे। मैं तो यहाँ तक भी कहने को तैयार हूँ कि DGISPR को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है बार बार, इसमें मुझे हुकूमत नज़र नहीं आ रही हमारी। और ये जो एक वाइड है अवाम के दरमियान और आपको नज़र आ रहा है और हुकूमत के दरमियान। जी जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, लेकिन आज बांग्लादेश की सूरत हाल देखते हुए आपको लगता नहीं है कि हमें अपनी पूरी जो स्ट्रेटजी है वो लोगों के हवाले से, अवाम के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, 9 मई के अंदर जो वाक़यात हुए उसके अंदर जो हमने पकड़ दकड़ की है उस हवाले से रीथिंक करनी चाहिए और एक रेड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। एक तो वो हार्डकोर एलिमेंट जिसमें आप फ़ौज के रिटायर्ड लोगों को कह सकते हैं कि वो तकसीम डाल रहे हैं कि उकसाया जाए, फ़ौज के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ कोई बगावत हो जाए, इस तरह की वो कैंपेन चलाते हैं उनके दरमियान में, और पॉलिटिकल वर्कर्स के दरमियान में, सियासी वर्कर्स की हमें तखसीस करनी पड़ेगी कि ये सियासी बुनियादों के ऊपर तहरीक इंसाफ के हमायती थे, नारे मार रहे थे, वो बंदा फ़र्क है
या वो बंदा जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से उकसा रहा है कि ये आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बगावत कर दो, क्या हमें ये तखसीस नहीं करनी चाहिए? नहीं तो फासला या फ़ौज के ख़िलाफ़ मिसट्रस्ट जो है वो अवाम में पैदा होगा, हमें इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए? हमें बहुत फिक्र करनी चाहिए। कोई फौज अवाम की टोटल सपोर्ट के बगैर लड़ नहीं सकती। लड़ती है तो पूरी कौम लड़ती है, और फौज से उसके हाथ में, कौम के हाथ में एक हथियार इसे इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये जो फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो करने वाले जो अनासर हैं, ऐसे जो तमाम अनासर हैं जो हार्ड कोर, जिनका चाहे 9 मई से ताल्लुक है या दूसरे वाक़यात से ताल्लुक है, इन सब का और बाकी लोगों का हमें तस्वीर कर लेनी चाहिए थी और कर लेनी चाहिए। ये वो जगह है जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त का बहुत मेजर रोल होना चाहिए, और हुकूमत अपना रोल प्ले करते हुए नज़र नहीं आ रही। हुकूमत, मैं इसलिए बार बार हुकूमत का नाम ये ले रहा हूँ कि भाई आप देखिए, हमला तो करने वाले हमला कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, तकरीरों के थ्रू कर रहे हैं, राइटअप के थ्रू कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए, अवाम के जहनों से ये बात निकालने के लिए कि भाई ये जो चीज़ है ये सही नहीं है, ये हुकूमत वक्त का काम है, क्योंकि वो एक मैंडेट लेके आई हुई है। उनका काम है ये बैठ के बात करना ही है। और ये जो फौज जब ये बातचीत करती है तो लोग उसको किसी और नज़र से देखते हैं इसको सारे। अच्छा, तारिक साहब हमारे साथ है, तारिक साहब से इसका जवाब लेते हैं। तारिक साहब, ये जो रीजन के अंदर डेवलपमेंट्स हैं, इसको अरब स्प्रिंग का आगाज़ समझिए आप साउथ एशिया के अंदर, तो आपके पास स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए। मलिक साहब, सबसे पहले जो आपने बात की कि क्या हिस्ट्री से कोई सबक हासिल करना चाहिए, और ख़ास तौर पे बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, तो यकीनन हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल सबक हासिल करना के लिए ही होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तारीख़ में कोई कौम, कोई इदारा, कोई पार्टी, एनीथिंग, कोई मुल्क अगर कोई गलती करता है और उसको कोई नताइज निकलते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री से सबक हासिल करने का आसान ज़बान में मतलब ये होता है कि आप उसे सबक हासिल करें ताकि हम उस नुकसान से बच के वो इक़दाम कर सकेंगे, कोई ऐसी सूरत हाल जो है वो पैदा ना हो। जनरल साहब ने बहुत अच्छा तज़किया किया है। बात यह है कि एक होता है कि किसी मुल्क में, ख़ास तौर पे अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं, तो फ़ौज का एक बहुत बड़ा किरदार है, और आज से नहीं है, हमेशा से है। और वो सिर्फ सरहदों की आपने बात की, सिर्फ सरहदों की हिफाजत के हवाले से नहीं है। पाकिस्तान की जो यहाँ पे एक जियो पोलिटिकल सिचुएशन रही है, इस खत्ते के अंदर जो पोजीशन है, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो बहुत मुख्तलिफ़ किरदार फ़ौज ने अदा किया है यहाँ पे। और जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है उसके हवाले से मैं शायद एग्जैक्ट फ़िगर तो ना आपको बता सकूँ, लेकिन मैं ये बात आपको अंदाजे की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि हमारे शायद बॉर्डर्स पे, सरहदों पे हमारे जवानों की और अफसरान की इतनी शहादतें ना हुई हों जितना मुल्क की दाखिली जो सिक्योरिटी है, टेररिज्म है, उससे लड़ते हुए हमारे अफसरान और जवानों की शहादतें हुई, और बहुत बड़ी ये कुर्बानियाँ हैं। अब बात यह है कि जो बात जनरल साहब के जो मैंने जिक्र किया, देखिए, एक होती है कि सब इंसान हैं, चाहे वो अफवाज है, चाहे वो आप मीडिया है, चाहे वो सियासतदान है, किसी भी किसी पॉलिसी के हवाले से तनकीद हो सकती है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ये कहूँ कि इस तनकीद पे बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो माहौल है, मैं बड़ा न्यूट्रल होकर ये बात कर रहा हूँ कि उसमें फ़ौज, उसके सरबराह, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे, उनके ख़िलाफ़ एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन की बात नहीं हो रही, एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन बदकिस्मती से जारी है। अब उसे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, उसका फ़ायदा किसको होगा। आपके ख्याल में कौन चला रहा है उस कैंपेन को? इस वक्त तो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोग ही चला रहे हैं, और आपको पता है इस बात का कि एक एक शख्स, यानी सैकड़ों जाली अकाउंट बना के मुनज़्ज़म तरीके से, और पाकिस्तान से में बैठ के नहीं, पाकिस्तान से बाहर वो कुव्वतें भी जो हैं वो भी बिल वास्ता बिला वास्ता इस पूरी कैंपेन में मुलव्वस हैं। अच्छा, इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान छोड़ दें, PMLN तो एक सियासी जमात है ना, कभी हम इक़्तिदार में होते हैं, कभी नहीं होते, ये तो आनी जानी चीज़ है ना। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर होती है, तो मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान का मुल्क कहाँ खड़ा है। लेकिन अरब स्प्रिंग में तबाही आपको पता क्यों हुई थी? आपने उन मुल्कों की फ़ौज जो थी, अवाम जो थे, वो उनके ख़िलाफ़ भी फ़र्क पड़े, और हम वो सिचुएशन डेवलप नहीं कर रहे खुद से कॉन्शियसली। आपने अभी भी जो कहा कि ज़ाहिर ये काम तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ तो फिर वो टेररिस्ट जमात होगी ना, दहशत गर्दी का मुल्क के खिलाफ। ये तकरीबन वैसे ही बयानिया जो हसीना वाजद ने बनाया, सारे तालिब इल्म दहशत गर्द है। मैं इसीलिए तो सबक सीखने का सवाल उठाया कि हमें सबक नहीं सीखना चाहिए। बात ये होती है कि सियासत में अगर कोई मेरा मुखालिफ सियासी कोई उम्मीदवार है या
कैंडिडेट है, जो भी है, मेरे जितने सियासी मुखालिफ हों, सियासी मुखालिफ, कारोबारी मुखालिफ और भी जो मुझे पसंद नहीं करते, कुछ भी, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। एक बंदा जब खड़ा होता है ना, एक बंदा यानी वो जो लीड, अब पाकिस्तान में मैंने नाम नहीं लेना चाहता था, आपने बराया सवाल किया, मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में इस पे मैं वलीद साहब को भी शामिल कर लूं। बात करें, और अगर किसी की भी कोई पॉलिसी है उसके हवाले से कोई हमसे कोई गलती है, तनकीद करें। फौज को जिस तरह आप टारगेट कर रहे हैं, ये इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, मुल्क की दाखिली वलीद इकबाल साहब, 9 मई में आपसे पहले भी बारहा पूछ चुका हूँ और आप बड़ा क्लियरली लाइन ड्रॉ करते हैं कि आप मजम्मत भी करते हैं और जिन लोगों ने इन्वॉल्वमेंट जिनकी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमारे सामने है, वो बांग्लादेश की शक्ल में, और जहाँ हमें शायद खुद को भी कुछ सीखना चाहिए और राय अमल अपनी बदलनी चाहिए। ना 9 मई जैसे वाक़यात की गुंजाइश है, ना फ़ौज के ऊपर हमलों की गुंजाइश है, ना फ़ौज और अवाम के अंदर मिसट्रस्ट की गुंजाइश है, ना ही हमें फ़ौज को अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहिए। DG ISPR किसी ग्रुप को या सियासी जमात को एड्रेस करें तो बहुत ही मुनासिब होगा कि ये काम पोलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के लिए कर लिया करें। क्या ऐसा फ़र्क करने की ज़रूरत है कि हम इस क्यास से, इस अफरा तफरी से बच जाएँ? जी, सबसे पहले आपने ठीक फरमाया, जिस तरह 9 मई से आप बात शुरू करते हैं, मेरा मौक़िफ़ उसमें पहले दिन से ही वाज़े रहा है और वो ऑन एयर रहा है, रिकॉर्डेड है, कि वो किसी पार्टी पॉलिसी की अक्कासी नहीं है। वो अगर कोई उसमें तोड़ फोड़ या जलाओ घेराओ या कोई लूटमार हुई, वो लोगों का इनफरादी फेल था। एंग्री मॉब को किसी तरफ भी डाइवर्ट किया जा सकता है। पार्टी की किसी पॉलिसी में कभी कोई वायलेंस नहीं रहा, और ये खान साहब जब इसकी तस्दीक भी कर चुके हुए हैं। उन्होंने ख़ुद भी इस बात को कहा है कि जी अगर कोई मुलव्विस है हमारा कारकुन इनफरादी सतह पर, तो उसे ज़रूर सज़ा दी जाए, लेकिन किसी किस्म की वायलेंस की कॉल नहीं थी। और वो ये भी समझते हैं, और वो मैं दोहराता हूँ, कि उसकी फुटेज जब मिल जाए जो उनकी अरेस्ट है तफसीली और दीगर जो वाक़यात हैं उनकी, तो उसी से पता लग सकता है कि इसका असल राज इसके पीछे क्या है। इसी तरह मैं मुस्तरद करता हूँ और पुरज़ोर तरीके से मुस्तरद करता हूँ जो तारिक फजल चौधरी साहब ने जिस तरह कहा कि हम कोई ऐसी किसी बतौर एक पार्टी के किसी ऐसी मुहिम में मुलविस हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम को अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनसे दूर करने या उनको उनके ख़िलाफ़ भड़काने की तरफ माइल है। ऐसी कोई इक़दाम नहीं है। हम बहैसियत एक इदारे के बिल्कुल कोई फ़ौज के मुखालिफ नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की तारीख़ इस बात की गवाह है और हम इस बात की मुकम्मल तायीद करते हैं कि जब अपने आइनी किरदार से कोई भी इदारा बशमूल पाकिस्तान की अफवाज के तजावज़ करता है, ऐसे जोन्स में दाखिल होता है, ऐसे मामलात में मुदाखलत करता है जो कि उसका काम नहीं है, वो सियासी प्रोसेस हो, वो इलेक्टोरल प्रोसेस हो, वो प्रोसेस हो, और उसके ऊपर अब बहुत सी गवाहियाँ हैं, बहुत से दलाइल मौजूद हैं आज भी। और आज से 6 माह पहले, 2 माह पहले, 3 माह पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने क्या कहा, जुडिशरी का कन्वेंशन बुलाने की बात क्या थी, पाकिस्तान की तारीख़ क्या बताती है, फील्ड मार्शल अयूब खान से लेकर जो उन्होंने फातिमा जना के साथ किया, जिस तरह बंगालियों को उन्होंने दूसरे दर्जे का शहरी करार दिया, जिस तरह याया खान ने एक्शन लिए और जो फिर मजालिम ढाए, जो उसके बाद अदालत ने उनको गासिब करार दिया, जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान को इस तरह की अपनी आप को लेजिटिमाइज़ करने के लिए जो हर मिलिट्री डिक्टेटर को चाहिए होता है, जो उन्होंने इक़दामात लिए, इतना सख्त पाकिस्तान को उन्होंने एक्सपोज किया टू पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को, जिस तरह कलाशनिकोव और हेरोइन और इस तरह की चीज़ें अफ़गान वार के नतीजे में जो आई, जनरल मुशर्रफ का जो दोगलापन था उसने पाकिस्तान को कितना, ये देखें ना, ये फिर इनफरादी लोग जब सरबराह बनते हैं ऐसे इदारे के, तो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, सारे इदारे की मजबूरी होती है उस डिसिप्लिन के पीछे रहना। वो गलत फ़ैसले करें, सही फ़ैसले करें, उसका पाबंद रहना ज़रूरी होता है। और बहुत से गलत फ़ैसलों का बहुत खमियाजा भुगता है पाकिस्तान ने। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हर इदारा अपने आइनी हदूद के अंदर रहे, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती हो, और उससे ज़्यादा हमारा कोई और मुतालबा नहीं है। इस वक्त वाज़ेह है, आज मसलन स्वाबी में हमारा इज्तिमा है, वो किस लिए है और वो मकाम क्यों चुना गया, बिकॉज पूरे बाकी पाकिस्तान के अंदर दूसरे दर्जे की जो है शहरी के हैसियत PTI को मिली हुई है। पाकिस्तान में PTI के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल अपार्टाइड है। अपार्टाइड यानी नस्ली इम्तियाज़, जो कि साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका के अंदर किया जाता था नेल्सन मंडेला से पहले, जो सफ़ेद फार्म हुकूमत वहाँ पे थी। उस तरह की पॉलिटिकल अपार्टाइड का निशाना अगर पॉलिटिकल पार्टी को बनाएंगे जो कि इत्तफाक से सबसे मकबूल जमात है, तो फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा। ताली दोनों हाथों से बजती है मलिक साहब, इसलिए बांग्लादेश क्या नतीजा निकलेगा। मैं तो कह रहा हूँ जी, फिर बांग्लादेश की तरफ अब देखें, एक न्यूज़ हेडलाइन आप छोड़ गए हैं आज की
कि जी पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया है कि आपने नतीजे का बोला ना, मैं पेशीन को ही कर रहा हूँ, मैं आता हूँ उसकी तरफ भी, क्या नतीजा निकलेगा पहले आप उसको एक्सप्लेन करें। जी मैं पेशीन को ही कर रहा हूँ ना, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आज की एक मेजर हेडलाइन आप मिस कर गए हैं, वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने मशवरा दिया है कि अगर वफाकी हुकूमत गैर मकबूल है तो एक असम्बलियाँ तोड़े, जरदारी साहब को मशवरा दे, असम्बलियाँ तोड़ो और इलेक्शन कराएं। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन अगर उसी तरह हुआ जिस तरह हसीना वाजिद ने पिछला इलेक्शन करवाया था, जिसमें कोई अपोजिशन नहीं थी, अपोजिशन को कुचल कर, और ये क्योंकि अब तो सारा सीख लिया है ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, जांच आ गई है कि जी अब फॉर्म 45, 47 करके इससे भी ज़्यादा गैर शफाफ इलेक्शन हो, जो कि 8 फरवरी को हुआ है, तो फिर वही हसीना वाजिद वाला नतीजा ही सामने आ सकता है। ये मेरी पेशीन गोई है, इसलिए हमें सबक सीखना चाहिए। अगर उसी रास्ते पे हम आपको लगता है कि यहाँ पे अगर सिचुएशन को एड्रेस ना किया तो पाकिस्तान में भी बांग्लादेश वाली सूरत हाल बनती है, ये आपको लगता है? मेरे ख्याल में इतना एक्सट्रीम पे इस वक्त तो ऐसे हालात नहीं है, लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना, उसका एक मैंने आपको अपने अंदाजे के मुताबिक एक मैंने उसका वेरिएंट आपको बताया है कि अगर ऐसा इकदाम हो कि एक और इलेक्शन हो और इससे भी ज़्यादा गैर शफाफ हो जो पिछला था, तो वो एक पैटर्न ऐसा ही फॉलो होगा जो कि हसीना वाजिद के उसका फॉलो हुआ था। और अल्लाह ना करे, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी गुलाम मुस्तफा साहब, आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उससे भी आपको एक स्टेटमेंट सुनाऊंगा और आपका रद्दअमल भी लूँगा। हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 9 मई के हवाले से जो उनकी पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका तज़किरा करते हुए कहा कि फ़ौज वहीं खड़ी है, फ़ौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। सुनिए वो मौक़िफ़ क्या था और उन्होंने कहा कि आज फ़ौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पे हमलावर हो, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फ़ौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता कि वो सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगे। बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में। जनरल गुलाम मुस्तफा, पाकिस्तान में अगर अभी दाखिली तकसीम में आपको गिनवानी शुरू करूँ तो तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ा इशू है जिसको हमें एड्रेस करना है। ये कौमी सतह की जमात है और इस वक्त हुकूमत के बयानात आप सुने तो वो तो बैन करने की बातें कर रहे थे, जैसे हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी को बैन किया था, उसका फॉलो आउट हमारे सामने देख लिया हमने। आप KP में चले जाएँ तो बेशतर KP का इलाका टेररिज्म की वजह से आपके लिए एक हॉस्टाइल सिचुएशन बना हुआ है। रात के बाद, शाम के बाद आप वहाँ बेशतर एरियाज़ में नहीं जा सकते। बलूचिस्तान के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रही है और उसके लिए जो DGISPR ने उनको कहा कि ये दहशतगर्द इनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ये आज उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया, जो ना करते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, उन सारों को दहशतगर्द करार नहीं देना चाहिए। एहतजाज लोग करते हैं, लेकिन मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ कि ये सारी सिचुएशन PTI, बलूचिस्तान प्रोटेस्ट और KP, इन तीनों को आप कैसे रिलेट करते हैं और वे आउट क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, वे आउट तो सिर्फ एक है कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, इसको आगे चलाया जाए और इसके ज़रिए से ही जो भी आपने चीज़ें दुरुस्त करनी उसी दुरुस्त होंगे। 9 मई में जो लोग भी मुलविस हैं, जो लोग जिन्होंने ये तोड़फोड़ की है या ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो निशानात हैं या जहाँ पे शुहदा को किसी की तस्दीक का निशाना बनाया गया, वो चंद लोग हैं ऐसे, उनको पकड़ के सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन जो आपकी एक अवाम है और अवाम में जो एक पार्टी अगर मकबूल है जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, तो फिर उसको आप किसी के साइड लाइन नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी सियासी क़ुव्वत जो खुद अवाम के दरमियान से पैदा हुई हो उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, उसको सियासी प्रोसेस ही ख़त्म कर सकता है। सियासी प्रोसेस के थ्रू ही उसको आप किस तरीके से सब मसाइल से या तो उसको सामने ला सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो जब तक आप पॉलिटिकल प्रोसेस में जो हमारी, मैं इसलिए हुकूमत का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेजर जिम्मेदारी हुकूमत की होनी चाहिए थी। हुकूमत को खुद आगे बढ़कर ये सारे जो मामलात हैं इनका जायज़ा लेकर एक वाज़ेह लाहे अमल तैयार करके उसके ऊपर अमल करना चाहिए था। हुकूमत बाकी सब कुछ तो कर रही है, ठीक कर रही, गलत कर रही, उस पर हम बहस कर सकते हैं। जनरल गुलाम मुस्तफा, आपको ये लगता नहीं है कि ये जो हाइब्रिड रजीम का हमने पाकिस्तान में एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था इमरान खान के दौर में, PDM की हुकूमत में वो हाइब्रिड प्लस हो गया था और अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत वो हाइब्रिड प्लस प्लस है, इसका बोझ चाहते ना चाहते हुए फ़ौज की जानिब जाता है? पता नहीं आप रिटायर्ड लोग हैं कैसे इसको देखते हैं, लेकिन आप अगर पब्लिक सेंटीमेंट या उसका रद्दअमल देखें ना मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर, तो शहबाज शरीफ से ज़्यादा लोग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर?
जी बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सारा कोई डिफ्लेक्ट होकर आ तो फौज पे रहा है, इसलिए DGSPR बार बार आके जो बात कर रहे हैं, अपनी पोजीशन वाजे कर रहे हैं, उनको इस चीज की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी। अब भी अगर जिस तरीके से मामला आज खड़े हुए हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है और जो बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? इसके ऊपर भी तो एक पोलिटिकल प्रोसेस चाहिए और बड़ा ब्रॉड बेस्ड पोलिटिकल प्रोसेस चाहिए, जिसमें फ़ौज एक हिस्सा होनी चाहिए, लेकिन बोझ फ़ौज के ऊपर नहीं होना चाहिए, बोझ सियासी लोगों के ऊपर होना चाहिए। उन्हें स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, हिकमत अमली बनानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह की सोच विचार कर रहे हैं। अफसोसनाक सूरत हाल मुझे तो नज़र आती है, लेकिन माजरत के साथ कोई लगता नहीं है ऐसा फोरम एग्जिस्ट करता है जहाँ बैठ के हिकमत अमली के ऊपर काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही। मैं आपसे ये अर्ज कर था ना पहले कि आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की हुकूमत है, KB की हुकूमत है, फेडरल हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, और जो हमारे एक बार इन सब के जो मजमूई मसाइल हैं, उनमें से जो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। पर सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसको देने के लिए और फ़ौज पाकिस्तान को हिस्सा बनाए, जिसमें तारीख है हमारा उसका, लेकिन उनका मेन रोल उसमें ना अगर आप करेंगे तो सियासी लोगों का ही नुकसान होगा। सियासी लोगों का ही काम है कि आगे बढ़ें, अपनी सियासी नुकसान को बर्दाश्त कर लें। अगर आज हो जाता है तो कल हो सकता है उनका ही नुकसान पूरा हो जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यह वो चीज़ है कि जो ये बोझ उठाना पड़ेगा, और ये बोझ जो हमारी सियासी लीडरशिप है उसको उठाना पड़ेगा, और वो उठाने को तैयार नज़र आ नहीं रही। जैसा आपने कहा ना, कोई ऐसा फोरम नहीं है जो मिलकर बैठ के कोई एक वाज़ेह हिकमत अमली तैयार हो, एक ऐसा बयानिया तैयार हो जिससे हम काम कर सकें। आज कश्मीर के बारे में देखिए, आप बात ही नहीं कर रहे इस बारे में। हम ये समझ ही नहीं रहे कि जो भारत ने आज से 5 साल पहले कदम उठाए थे, उसकी नेक्स्ट स्टेज क्या होगी इसकी, और उस नेक्स्ट स्टेज में जो पाकिस्तान के अंदरूनी खलफशार है, किसी भी लेवल का, किसी का भी है, उसको किस तरीके से हवा दी जा रही है, और क्यों हम उसको समझ नहीं पा रहे इसके। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर तारिक साहब। आपका दुश्मन बहुत ही स्टूपिड होगा कि आपकी जो दाखिली खलफशार है, जो क्योस है, उसका फ़ायदा ना उठाए। वो आपसे कोई मोहब्बत नहीं करेगा कि आपके अंदर सूरत हाल ऐसी है तो बड़ी नरमी बढ़ती जाए। वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएंगे। तो हमें इसकी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी ये जो तकसीम है, फसाद है, अंदर इसको समेटें, अंदर कोहेजन लाएँ, यकजहती लाएँ। मलिक साहब, हमारे जो दुश्मन हैं, और वो कुछ तो हमारे सरहदों से उनकी सरहदें मिलती हैं, कुछ दूर भी हैं हमसे, वो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा नहीं सकते, बल्कि फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैंने जो अभी बात की थी आपसे कि अपने इदारों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम चला के हम उन दुश्मनों की मदद कर रहे हैं, चाहे आपको लगता है ये कि अपने तरीके इंसाफ वाली चला रहे हैं, आपको ये नहीं लगता दुश्मन चला रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो फिर मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस नीयत से कर रहे हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दाखिली इंतशार का शिकार हो या हमारे दुश्मनों को मदद मिले, लेकिन बिलवस्ता उन्हें मदद मिलती है, और उनकी सपोर्ट भी हमारे जो मुखालिफिन हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाती है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान से बाहर जो अवामिल, जो फैक्टर्स मौजूद हैं, जो हमारे मुल्क की सालमियत, दोबारा मैं कहूँगा हमारे इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं, उसमें बाकायदा हमारे दुश्मन ममालिक इन्वॉल्व हैं, बाकायदा उनको फंडिंग करते हैं, बाकायदा उनके अकाउंट्स पकड़े गए हैं जो इंडिया और बाकी इन इदारों से और वहाँ से लोग जो है वो ऑपरेट करते हैं। नाम कुछ और होते हैं, रूट कुछ और होता है, लेकिन उसके पीछे वो लोग मौजूद हैं। ये बात हकीकत है। अभी आपने अफ़गानिस्तान की आपने बात की, KP की, तो हमें ये सिचुएशन बिल्कुल समझनी चाहिए कि उन लोगों को भी जो फंडिंग हो रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी उसमें भी हमारे बैरूनी जो दुश्मन है वो इन्वॉल्व हैं। हमारे लोग हैं ये जो एहतजाज करने वाले लोग, मैं कंप्लीट कर लूँ ज़रा, ये हमारे लोग हैं। इनके गिले शिकवे हमें दूर करने चाहिए, इनसे पूछना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन देखें, हमें नहीं छोड़ना चाहिए कि हम अपने किसी भी नाराज़ ग्रुप को, किसी भी नाराज़ सूबे को, किसी भी नाराज़ इनको किसी और के हाथों में हम दें कि वो फिर इनको इस्तेमाल करें। और पॉलिटिकल प्रोसेस तो डॉक्टर साहब ये है ना कि आप उनको एंगेज करें, उसके अंदर जो मेन स्ट्रीम एलिमेंट है वो तो आपके साथ चल पड़ेगा, तो जो हार्डकोर होगा, जिसका एजेंडा कुछ और होगा, आप उसको लहदा कर लेंगे। लेकिन आप अगर सारों को बोलने की दहशत गर्द, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल उसके हक में नहीं हूँ कि आप कलेक्टिवली सब गोई की लाठी से हाँकने की कोशिश करें। पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में इससे पहले भी इन तमाम इलाकों के अंदर, जब भी देखें ना, अभी हम ऑपरेशन की बात हो रही थी, अब मुझे ये बताएं कि इससे पहले KP में लाखों अफराद ने अपने घर नहीं छोड़े,
हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए ना, उनको हमने शुक्रगुजार परेशान हैं। किया। मैंने उनको जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ कि उन लोगों ने कुर्बानी दी, अपना घर बार छोड़ना, और फिर ख़ास तौर पे जो उन लोगों का कल्चर है, पर्दादार वहाँ पे एक माहौल है, उसमें कैंपों में रहना या अपने अजीज़ों के घर जाके महीनों महीनों रहना कोई आसान बात नहीं है। कॉन्फिडेंस में लिया ना, एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ने एंगेज किया, तो ये और इससे ही आगे नताइज निकलेंगे। एक ब्रेक की बाकी है, ब्रेक ले लें। आज एक इमरान का इंटरव्यू भी है रॉयटर्स के साथ, तो वलीद इकबाल साहब ब्रेक से वापसी पे आपसे पूछूंगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान ने रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इट वुड बी फुलिश नॉट टू हैव एक्सीलेंट रिलेशंस विद द आर्मी, और वो आगे जाके कहते हैं कि फ़ौज की जो लीडरशिप के ख़िलाफ़ क्रिटिसिज्म है या उनकी मिस कैलकुलेशन के ऊपर जो तनकीद है उसको इदारे के ख़िलाफ़ नहीं लेना चाहिए। मुझे अपनी फ़ौज के ऊपर और अपने जवानों के ऊपर फ़ख्र है। वलीद इकबाल साहब, आपकी तरफ ये सवाल लेकर आ रहा हूँ। इमरान खान के इंटरव्यू के अंदर पिछले चंद रोज़ के अंदर हमें थोड़ी सी ज़बान के अंदर तब्दीली नज़र आती है। एक तो उन्होंने कहा पहले कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम बातचीत करेंगे। आज वो दोबारा कह रहे हैं कि बहुत ही फुलिश होगा बंदा, बहुत ही बेवकूफ़ या अहमक होगा जो फ़ौज से अच्छे तल्लुकात ना चाहेगा। तो ये क्या निशानदेही करते हैं, और आपके जहन में कोई हिकमत अमली है, कोई बैक चैनल कॉन्टैक्ट है, ये क्या मामला है? बैक चैनल कॉन्टैक्ट के बारे में मैं कोई अर्ज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ना उसकी तस्दीक कर सकता हूँ ना उसकी तरदीद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। ऐसी कोई बात अगर हो, अलबत्ता मैं अपने अंदाज़े के मुताबिक ज़रूर इस पे तबसरा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी उस तरह ही पढ़ा है जिस तरह आपने पढ़ा है इस रॉयटर्स की जो है इंटरव्यू को। और मेरे नज़दीक बड़ी रोज़े रोशन की तरह एक वाज़ेह चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है, और मैं हिकमत अमली का भी उसको हिस्सा ही समझूँगा, वो ये है कि इस बात को से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इतने जो आइडियल नहीं हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात, पाकिस्तान के मुआशी इक़्तिसादी हालात जो हैं वो ख़ासे कमज़ोर हैं और ख़ासा अदम इस्तेहकाम का हम शिकार हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे, लेकिन अगर सूरत हाल बिगड़ती है, और जोग्राफियाई तौर पे आप देख रहे हैं, अब बांग्लादेश की एक मिसाल सामने है, और उसके ऑपोजिट कि जहाँ जहाँ जमहूरियत, जहाँ जहाँ आवाम की आवाज़ ने अपना किरदार अदा किया है, बदकिस्मती से हमारे यहाँ उसको नहीं इस तरह मौका दिया गया 8 फरवरी को। लेकिन किस तरह से फ्रांस के अंदर जिस तरह इलेक्शन हुआ है और जो एक्सट्रीमिस्ट या बहुत राइट विंग थे लोग, उनको बाहर रखा गया है पावर से, किस तरह नरेंद्र मोदी को उसकी औकात सिखा दी है वहाँ के वोटर्स ने। ठीक है, वो इक़्तिदार में तो आ गए हैं, लेकिन बहुत कम अक्सरियत से आए हैं पहले के मुकाबले में। और दीगर ममालिक के भी आप इलेक्शंस जो हैं, जहाँ बरतानिया देख लें जी आप, बरतानिया जहाँ मोस्ट डेवलप्ड डेमोक्रेसी है, वहाँ देखिए। तो ये बदकिस्मती, अब अगर पाकिस्तान के हालात अल्लाह ना करे, लेकिन अगर वो मज़ीद बिगड़ते हैं, तो कम से कम इमरान खान साहब बतौर बानी चेयरमैन PTI कम से कम कोई ये उनके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा कि जी इन्होंने जो है कोई स्टबननेस दिखाई थी, या इन्होंने कोई जो है रिकन्सिलिएशन का हाथ नहीं बढ़ाया था। मैंने कहा ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। जो ये क्लियरली कह रहे हैं कि जी अगर बातचीत करनी है, और ये वाज़ेह है, और उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के साथ या इन पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पाकिस्तान पे नाम नहाद हुकूमत कर रही हैं, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये अवाम की नुमाइंदा पार्टीज़ नहीं हैं। एक मिसाल उसकी ले लें, अभी पटन की रिपोर्ट जो आई है NA 130 के ऊपर, एक लफ्ज़ नहीं बोला इन्होंने कि क्या कहाँ से आए हैं, और वो 28 जुलाई तक के वो फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हैं, उनकी बुनियाद पर ये कितना तजाद है नेशनल असेंबली की 102% टर्नआउट, और उसी नीचे प्रोविंशियल 40 वगैरह वगैरह। अब ये देखें ना, इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं, तो ये क्या नुमाइंदा टॉपिक पे रहूँ, उसी टॉपिक पे रहूँ। ये NA 130 नवाज शरीफ की सीट है, और पतन की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत मुतनाज़ है, लेकिन मुझे अपने टॉपिक पे रहने दें। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, अगर इमरान खान कहता है कि मुझे बात करनी है, तो क्या फ़ौज का रद्दअमल क्या होना चाहिए? आज तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है DG साहब की, वो तो यही है कि उस 9 मई वालों से कोई बात नहीं होगी, लेकिन क्या कोई रास्ता होना चाहिए, बैक चैनल, किसी ऐसे काबिल भरोसा शख्स को ड्यूटी लगाई जाए कि फासले कुछ कम करे? देख, होने चाहिए फासले, तो कम फासले होने चाहिए। नहीं, अव्वल तो ये फ़ौज को क्या करना चाहिए, फ़ौज एज इंस्टीट्यूशन क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए? देखिए, फौज एंड इंस्टीट्यूशन, मेरा अपना ख्याल ये है कि बैक चैनल बातचीत होनी चाहिए, ताकि एक तो ये है कि खान साहब जो बात कर रहे हैं क्या उस पर कायम रहेंगे, वो कोई गारंटीज दे सकते हैं इस चीज़ की, क्योंकि खान साहब के भी बयानात ने और उनके ख्यालात ने फिर कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ होता है। पहले उनको भी इसका भी पता होना चाहिए। साथ दूसरे, पाकिस्तान में ऐसी शख्सियात तो डेफिनेटली होंगी
जो फौज और पीटीआई के दरमियान और इस तरीके से हुकूमत को भी बीच में रहा है। देखिए, मैं इस बात से खबरी साहब से सद एहतराम इख्तलाफ करता हूँ कि ठीक है, उनके वोट इतने नहीं होंगे, लेकिन वो अवाम की किसी हद तक नुमाइंदा तो है, चाहे वो पीस पार्टी है, चाहे वो नून लीग है या दूसरी जमातें हैं। उनको भी इतने ही स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में जितने और दूसरी सियासी जमातें हैं, उनको भी आपको साथ में लाना पड़ेगा, उसका बाहर नहीं रख सकते उनको। और अगर यही सही हुकूमत लीड ले इस चीज़ में, और हुकूमत ले क्या है, पीछे अफवाज पाकिस्तान का जो भी बातचीत है, हुकूमत अगर सामने आएगी, बातचीत करने के तैयार हो जाएगी, मीर आज़म साहब खुद इसकी इनिशिएटिव लेंगे। टाइम मेरे पास खत्म हो गया जनरल साहब, हो सकती है। टाइम खत्म हो गया। जनरल गुलाम मुस्तफा, बैरिस्टर वलीद इकबाल साहब और डॉक्टर साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।